नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 10 जिलों की 49 सीटों पर सोमवार को मतदान। 54 महिलाओं समेत 583 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा पर सीबीआई के छापे। 6,000 करोड़ का काला धन विदेश भेजने का मामला। कांग्रेस की लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन तेज। 250 से ज्यादा ट्रेनों पर असर। किसानों की एकमुश्त कर्ज माफी की मांग पर तेलंगाना बंद। और नेपाल में प्रधानमंत्री पद के लिए कांटे की टक्कर। सुशील कोइराला और केपी ओली आमने सामने। कल होगा चुनाव। साथ ही तुर्की की राजधानी अंकारा में आत्मघाती हमले। 30 से ज्यादा की मौत, 150 घायल। चीन के अनहुई में ब्लास्ट से 17 की मौत। और अब पहली खबर। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच सोमवार को वार्ता होगी। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बैठक बुलाई है। और राज्य में आज चौथे दिन भी रेल रोको आंदोलन जारी रहा। आंदोलन की वजह से करीब 250 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। विरोध प्रदर्शन की वजह से पंजाब से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। रेल रोको आंदोलन की वजह से दिल्ली लाहौर समझौता एक्सप्रेस समेत 250 से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार से आश्वासन नहीं मिलता वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਪੱਟੀ ਆ ਉੱਥੇ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਏਕੜ ਦਾ 20,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ 1509 ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। किसानों ने अपनी मांगे पूरी कराने के लिए बुधवार से पंजाब में रेल रोको आंदोलन चला रखा है। किसान सफेद कीट से तबाह हुई कपास की फसल का प्रति एकड़ 40,000 रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि मजदूर परिवार को 20,000 रुपए का मुआवजा देने की मांग भी की जा रही है। उनकी मांग कपास के अलावा बासमती की कीमतों को बढ़ाने की भी है। इधर पंजाब सरकार ने किसानों से विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की है। Once the SIT gives its report, rest assured the government is committed. Nobody will be spared. Like we are in favor of the farmers. We are doing everything to compensate them, to handhold them. सफेद कीट इस बार राज्य में कपास उत्पादक किसानों पर कहर बनकर टूटे हैं। राज्य में करीब 9 लाख हेक्टेयर में बोई गई कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में कपास की फसल का 60% से ज्यादा हिस्सा बर्बाद हो गया है, जिससे किसानों को करीब 3,800 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक संपादक राज्यसभा टेलीविजन के मेरे सहयोगी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद जी, अब 4 दिन गुजर चुके हैं, आम जनता बेहाल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसानों की जो टैक्टिक्स है वो काम आ रही है? सरकार फिलहाल दबाव में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, सरकार दबाव में आ रही है। देखिए, प्रकाश सिंह बादल से इन लोगों ने पहले भी बात की, पहले भी पंजाब सरकार से किसानों ने बात करने की कोशिश की, क्योंकि इस समय जो है अगर पंजाब में खेती संकट से गुजर रही तो आप बाकी हिस्सों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ जो कपास का है एक तरह से वो लाइफ लाइन है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जिस इलाके में, मालवा के इलाके में, जहाँ से ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ करीब 40% से 60% के करीब हुआ है। राज्य सरकार ने जो है किसानों के दबाव के बाद जो है करीब ये तय किया कि भाई आपको हम 8,000 रुपये एकड़ देंगे जो है। लेकिन किसानों का चूँकि जो कीट है, जो सफ़ेद कीट, जो जिसको सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, ये इतना ज़्यादा, जी, वो इतना ज़्यादा इस बार वो रहा। और नकली कीटनाशक भी के जो सबसे ज़्यादा है, करीब 10 गुना ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करने के बाद भी, यानी खेती की लागत बढ़ने के बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। और कपास वैसे भी अगर ग्लोबली आप देखेंगे तो वो लगातार डाउन जा रहा है। जो जिन किसानों कीटनाशक क्यों नहीं काम कर पाए? कीटनाशक नकली थे वो। और इस बीच में आप आश्चर्य करेंगे कि अभी जो एक टाटा ने एक रिपोर्ट दी है, अभी जल्दी की बात है, उसमें पंजाब से लेकर के और महाराष्ट्र के वो इलाके जो कॉटन ग्रोइंग है
जहाँ सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्याएं हो रही, पंजाब में 7,000 लोग मर चुके हैं 2000 से पंजाब में। तो जहाँ हो रही है वहाँ 20 से 40% तक नकली कीटनाशक बिक रहे हैं जो है। और पूरे देश भर में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कीटनाशकों की जांच का, वो 75,000 है, सिर्फ 75,000 लोग हैं, और लैब जो है उसका 10% से भी कम है। तो इसलिए जो है वो जो है नकली की, हालांकि एक अधिकारी को पकड़ा है इन लोगों ने, जेल भेजा गया है, लेकिन वो असली समस्या व्हाइट फ्लाई ना होकर, सफेद कीट ना होकर, बल्कि कीटनाशक है असली समस्या, क्योंकि जाहिर है कीट या फिर जो नकली germs हैं, कीटनाशक, हाँ, उनको तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन कीटनाशक का इस्तेमाल तो होना चाहिए था। जी बिल्कुल, कीटनाशक का इस्तेमाल होता तो निश्चित तौर पर ये नौबत नहीं आती अगर असली होता वो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो कीड़ा है इससे निपटने के लिए नहीं है वो। तो अब ये लोग जो बातें कर रहे हैं कि एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी का ये कहना है कि साहब जो बीटी कॉटन जो है वो प्रतिरोधी होना चाहिए इससे, जबकि बीटी कॉटन जो है जब आया था, आपको याद होगा, उस समय कहा गया था कि ये जो बीटी कॉटन है इसमें कीट नहीं लगेंगे, लेकिन ये जो है कीट लगने की समस्या अब पंजाब से लेकर के गुजरात तक और गुजरात से लेके पूरा जो है इंदौर तक आ गई है, मालवा इलाके। लेकिन इस पर राजनीति की बहुत बात हो रही है कि एक तरफ किसानों की समस्या को जो विपक्षी दल हैं वो राजनीति कर रहे हैं। इस पर क्या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है? आपको लगता है कि ये दलील सही है या वाकई बिना आधार के बात कही जा रही है? देखिए आरफा जी, जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो आमतौर पर जो सरकारें जो होती हैं, अब विपक्ष में आने के बाद हो सकता है बादल जी भी इनके साथ होते अगर ये विपक्ष में होते, तो ये आमतौर पर ये बातें करती हैं। लेकिन ये पहला मौका मैं देख रहा हूँ बहुत वर्षों के बाद कि जबकि किसानों के जो सारे संगठन जो महत्वपूर्ण हैं पंजाब के, जो एक दूसरे से फूटी आंख नहीं सुहाते, जिनमें झगड़ा है आपस में, वो सब अपने सर्वाइवल के लिए एकजुट हैं। 8 संगठन हैं। तो अब आगे क्या होगा? तो अब आगे जो मुझे लग रहा है कि देखिए ये बात तो सही है कि किसानों ने जो है जो रेल यात्रा, जो रेल को रोका है, वो एक मतलब खराब बात है, मैं उसको समर्थन नहीं करता, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पिछले काफ़ी समय से वो इस बात को लेकर के सरकार से कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और इसीलिए आंदोलन का जो रास्ता है, उनको भी लगता है कि पूरे देश भर में सरकारों को ये लगता है, किसान या जो सफरर लोग हैं उनको ये लगता है कि जब तक हम इस तरह का कोई आंदोलन नहीं करेंगे कोई सरकार सुनेगी बात नहीं बनेगी। यानी हद तो ये हो गई कि समझौता एक्सप्रेस भी बंद हो गई, फिलहाल वो नहीं चल पा रही है, और भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है वो डायलॉग भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपका समय फिलहाल इतना ही था, लेकिन ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है अपने आप में, और जाहिर है सरकारों को फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि किसान जो हैं पंजाब के काफ़ी संपन्न माने जाते हैं, और उसके बावजूद भी इस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विपक्षी दलों के आह्वान पर आज तेलंगाना बंद रहा। कांग्रेस, टीडीपी, बीजेपी और वाम दल किसानों का कर्ज एक बार में माफ़ करने की मांग कर रहे हैं, और बंद की वजह से मुसाफिरों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सुनसान सड़कें, दुकानों पर ताले और स्टैंड में खड़ी बसें। विपक्ष के बंद के दौरान हैदराबाद में नज़ारा कुछ ऐसा ही रहा। विपक्षी दलों के बंद का असर बैंकों से लेकर स्कूलों तक पर दिखा। सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हुई। किसान वाले लोगों के लिए बंद करता है सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बीजेपी, इसलिए गाड़ी यहाँ रुका है। मैं तेलंगाना के किसान करीब 17,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हैं। हालांकि राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर चुकी है। कांग्रेस, टीडीपी, बीजेपी और वाम दल बकाए कर्ज की एक मुश्त माफी की मांग कर रहे हैं। That should be implemented. This is not the opposition demand. This is decision by the government. That's what we are demanding to implement it. When we are asking this implementation, you are not allowing us inside the assembly to discuss, and you are not allowing the outside to express our protest. तेलंगाना में इस बार सूखे के चलते कई जिलों में खेती चौपट हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 महीने में राज्य में 430 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हालांकि विपक्ष का दावा है कि आत्महत्या करने वाले किसानों की तादाद करीब 1400 है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। गायकी और परंपरा के अनुयायी, रूहानियत जिनकी नस नस में है, ऐसे नैया एक शास्त्रीय गायक जो है
वो पूरा एक पिक्चर का डायरेक्टर जैसा है, एक्टर भी है। तो इतना कैनवास में जो आदमी सोच सकता है वही बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर बन सकता है। मिलिए शास्त्रीय संगीत के ताबिंदा सितारे पंडित संजीव अभ्यंकर से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब बात बिहार चुनाव की। पहले दौर के मतदान के लिए अब तैयारियां जोरों पर हैं। सोमवार को जिन 10 जिलों में मतदान होना है वहां पर सुरक्षा की तैयारियां भी पुख्ता की जा रही हैं। प्रदेश में 5 चरण में होने वाले मतदान की शुरुआत 12 अक्टूबर से होने जा रही है। आज शाम पहले दौर के 10 जिलों में भाषणों और रैलियों का गुबार थम गया। जिन इलाकों में सोमवार को मतदान होना है उनमें समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले की 49 सीटें शामिल हैं। इस दौर में 40 सामान्य, 8 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। सभी इलाकों में बीते कई हफ्तों से धुआंधार प्रचार का सिलसिला चल रहा था, जो शनिवार शाम थम गया। प्रदेश के इन जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को सौंपी गई है, जबकि पेट्रोलिंग के अलावा बाकी सुरक्षा का जिम्मा बिहार पुलिस के हाथ में है। इस दौर में समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 10, बेगूसराय और भागलपुर में 7, बांका और नवादा में 5, खगड़िया और जमुई में 4, मुंगेर में 3, जबकि लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीटों पर मतदान होना है। पहले दौर में 49 सीटों पर मतदान है, जिनमें सबसे ज्यादा 41 पर बीएसपी, 27 पर बीजेपी, 25 पर सीपीआई, 24 पर जेडीयू, 17 पर आरजेडी, 13 पर एलजेपी, 12 पर सीपीएम, 8 पर कांग्रेस और 6 पर आरएलएसपी और 6 पर एनसीपी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 210 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के और 194 निर्दलीय भी मैदान में हैं। कुल मिलाकर 583 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें 54 महिलाएं शामिल हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां 16 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 12 अक्टूबर के मतदान के लिए 1,35,72,339 मतदाताओं के लिए 13,212 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इतनी ही संख्या में ईवीएम की व्यवस्था की गई है। पहले दौर में लखीसराय में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, जबकि बारबीघा में सबसे कम। बीते चुनाव में जेडीयू इस इलाके की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और सहयोगी बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी थी। हालांकि ज्यादातर सीटों पर आरजेडी दूसरी बड़ी पार्टी थी। इस बार बदले समीकरण में इन 10 जिलों के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर दिल्ली के बर्खास्त मंत्री आसिम अहमद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर बड़ी साजिश का आरोप लगाया। आसिम अहमद खान ने कहा कि उन्हें पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि सीडी में दूसरी आवाज़ आम आदमी पार्टी के बड़े पदाधिकारी की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आसिम अहमद खान को कल बर्खास्त कर दिया था। उन पर 6 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है। कोई भी आदमी अगर वो जो बिचौलिए हैं वो दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन दिल्ली सरकार में डायरेक्टर शकील मलिक नाम है उनका। और हमारे संवाददाता अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनु, कितना दम है इनकी बात में जो मंत्री बर्खास्त किए गए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लग रहा था कि शायद इनके पास किसी तरह के कोई सबूत होंगे जो आज वो रखेंगे, लेकिन उन्होंने फिलहाल के लिए कुछ समय मांगा। उन्होंने ये कहा कि उनके पास 70% सबूत जो है वो इकट्ठा है, लेकिन उनके पास कुछ सबूत जो है वो रहते हैं, इसलिए वो अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का इंतजार करने को उन्होंने कहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं कि उनसे पहले इस्तीफा मांग लिया गया, पार्टी के कुछ नेता भी वहां पे मौजूद थे जब ये कल पूरा का पूरा एपिसोड हुआ, और 2.5 घंटे तक उन्हें एक बंद कमरे में रखा। वहां पे कौन नेता मौजूद था, क्या बातचीत हुई, इस बारे में उन्होंने फिलहाल के लिए कोई खुलासा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो जल्द ही इस बात पे खुलासा करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये तो कहा कि इसमें जो
बिचौलिए का नाम था वो तो अनाउंस कर दिया, लेकिन असली कहानी क्या है जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा मांगा गया है, और अगर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र है और क्या सबूत है उनके पास, ये तब पता चलेगा जब ये खुद अपने मुंह से बताएंगे कि क्या सबूत है, किसके खिलाफ वो सबूत है, कौन कौन से नेता इन्वॉल्व है इस पूरे एपिसोड में और क्यों उनको निकाला गया है, आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी। जब तक ये सब बातें क्लियर नहीं हो जाती तब तक ये कह नहीं सकते कि जिस तरह से इनको निकाला गया है वो सही है या गलत है। फिलहाल ये है कि आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें उम्मीद थी कि कुछ बड़ा बोलेंगे, कुछ इनके पास सबूत होंगे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन्होंने एक बिचौलिए का नाम ही बताया है जो कि, और दूसरी चीज जिन्होंने पार्टी से सीडी भी मांगी है कि जो पार्टी ने कहा है, जो सरकार ने कहा है कि उनके पास 1 घंटे की रिकॉर्डिंग की पूरी सीडी है वो भी मांगी है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि फिलहाल तक अभी तक उनके पास कोई सीडी नहीं आई है। तो ये भी आसिम भी जो है वो सरकार से उस सीडी का इंतजार कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से भी जो है वो सीडी लोकपाल को दे दी गई है अंदरूनी जांच के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीवाना आपका। बेहतर तो यही होता कि पूरी तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जिस तरह से अनूप भी कह रही हैं कि लग रहा था कि बहुत कुछ हमें सुनने और समझने देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिलहाल शुक्रिया आपका। सीबीआई ने आज बैंक ऑफ बड़ौदा की कई शाखाओं में तलाशी की। ये जांच काले धन के करोड़ों रुपए हांगकांग भेजने के आरोप के बाद हुई है। कांग्रेस का आरोप यह है कि काले धन से निपटने के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सीबीआई ने काले धन के मामले में दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा की कई शाखाओं की शनिवार को तलाशी ली। आरोप है कि बैंक से 6100 करोड़ रुपए हांगकांग भेजे गए। आरोप ये भी है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस लेन देन को अंजाम दिया गया। कांग्रेस ने उन लोगों के नाम बताने की मांग की है जिन्हें इस लेन देन से फायदा हुआ। We asked the question from Narendra Modi and from the finance minister, why are you mum in this matter? Why have you not come forward and made a statement as to who is guilty for this huge black money transaction? बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में इस लेन देन का खुलासा हुआ। इसके बाद हरकत में आई सीबीआई ने कई निजी कंपनियों के यहाँ भी तलाशी ली। बैंक की अशोक विहार शाखा में खोले गए 60 खाते भी जांच के दायरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच कर रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। डेंगू के बाद दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इससे एक मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। सरकार ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी कर सभी तैयारियां करने को कहा है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से बचाव के पोस्टर, बैनर हर जगह मिल जाएंगे। अधिकारियों का दावा है कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कई स्तरों पर काम चल रहा है। इनमें टेस्ट किट से लेकर लोगों को जागरूक करना शामिल है। स्वाइन फ्लू के लिए मैं बताऊंगा कि जो भी हमारे पास लॉजिस्टिक है, जैसे कितनी बार इसकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है या इसके इलाज के एरिया है या बेड है या ट्रेंड स्टाफ है, कोई भी सुविधा है हमारे पास, सुविधा के लिए हम लोग रिव्यू करें डेली बेसिस पे और हम हर एक लेवल पे ध्यान दे रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे हमारे पास डेंगू को हमने प्रॉपरली मैनेज किया, स्वाइन फ्लू को भी मैनेज कर पाएंगे। ठंड बढ़ने के साथ ही स्वाइन फ्लू का खतरा भी बढ़ जाता है। पिछले साल इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था और इसका असर इस साल अप्रैल तक दिखा था। तब इससे 4000 से ज्यादा लोग पीड़ित हुए थे, जिनमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। 1-2 केसेस आपने जैसे बताया कि स्वाइन फ्लू के कंफर्म हुए हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पैनिक हो जाएं। प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर है। किसी को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कंफर्म केसेस से आप थोड़ा सा बच के रहें। गुजरात में भी ये बीमारी खतरनाक रूप ले चुकी है। अगस्त से वहाँ 1000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं और 45 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी साल जनवरी से मार्च के बीच राज्य में 420 लोगों की जान गई थी। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना से भी इस बीमारी की खबरें आई हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पश्चिम एशिया के दौरे से पहले चरण में आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जॉर्डन की राजधानी ओमान पहुंचे। अल हुसैनी पैलेस में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने लंच पर किंग अब्दुल्ला के साथ आपसी और क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत भी की। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कोइराला ने राष्ट्रपति रामवरण यादव को इस्तीफा सौंपा। जिन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति ने उनसे नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा है। राजनीतिक दलों के आम सहमति बनाने में विफल रहने के बाद संसद कल नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। कोइराला ने नेपाली कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी पेश की है। उनका मुकाबला CPN UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली से है। कोइराला और ओली दोनों नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं।
तुर्की की राजधानी अंकारा में आज हुए 2 आत्मघाती हमले में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए जबकि 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। हमला उस वक्त किया गया जब लोग शांति मार्च के लिए जमा हुए थे। इधर चीन के अनहुई प्रांत में एक धमाका हुआ जहां 17 लोगों की जान चली गई। कुछ सेकंड्स के भीतर शांति का ये गीत मौत के मातम में बदल गया। हर तरफ अफरा तफरी थी, अपनों के लिए बिलखते लोग थे और था घायलों का अंबार। ये लोग कुर्दिश आतंकियों और सेना के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए जमा हुए थे। इनका मकसद शांति था, लेकिन ये खुद ही हिंसा के शिकार हो गए। मौत के सौदागरों ने शांति के दूतों को ही निगल लिया। Normal Edebi kitlesi korteş halindeydi. Önde 2 tane pankart vardı, önde bir tane Ford araba vardı. Edebi kitlesinin arabası, ses aracı vardı. Ben ses aracının yanındaydım. Tam kitlenin burada olduğu yerde 2 pankartın arkasında gümledi yani. Biz kendimizi kaldırdık attık. धमाका अंकारा सेंट्रल रेलवे स्टेशन के करीब हुआ। ये तुर्की के व्यस्ततम इलाकों में से एक है। धमाकों में 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि अब तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अगले महीने देश में चुनाव होने हैं। इधर चीन में भी शनिवार दहशत भरा रहा। चीन के अनहुई प्रांत के वुहू शहर में एक रेस्तरां में हुए धमाके में 17 लोगों की जानें चली गईं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोट गैस सिलेंडर की वजह से हुआ। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात आपकी आवाज की। जी हाँ, हर बार एक नया शख्स बनता है सिटीजन रिपोर्टर जो निभाता है अपनी जिम्मेदारी और समाज के सामने लाता है ऐसे मुद्दे जो कि सरकार के जहन से भी कोसों दूर हैं। ये नाला देख रहे हैं, हम इस पर खड़े हैं। नाला नई नदी है। अब से कुछ 20-25 साल पहले हम इसमें छोटे छोटे नहाते थे और अब इसकी हालत ये है कि इसमें गंदा पानी आने से बीमारियों के खतरे बढ़ गए। इस नदी से हम पानी डंगरों को भी पिलाते थे और आदमियों भी पानी पीते थे। आज कोई इसे पीने लायक नहीं है, न ये नहाने लायक है। खेती में भी लोग इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। गाँव में कम से कम कैंसर के 200-2500 मरीज हैं जो यहाँ पर कोई ना तो जांच होती, ना ही कोई देखने के लिए आता। घरों में और बीमारी दुनिया भर की हैं जिनमें लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जो है ये पानी साफ़ हो सके, साफ़ सुथरा किया जा सके। तो देश में ज़्यादातर नदियां अपना अस्तित्व ही खोती जा रही हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर ज़िले और इनके आसपास बहने वाली तमाम नदियों का पानी बहुत मीठा होता था, लेकिन अब न सिर्फ पानी का स्वाद बल्कि रूप रंग ही बदल चुका है। तस्वीर ऐसी हो गई है कि नदी और नाले में फ़र्क करना भी मुश्किल है। एक दौर था जब काली नदी में साफ पानी बहता था और लोग यहीं पानी पीते थे, लेकिन आज प्रदूषण के कारण इसका पानी अब जहरीला हो गया है। आसपास बसे गांवों का भूजल भी सुरक्षित नहीं है। शहरों और उद्योगों के कचरे ने नदी के पानी को इसके नाम की तरह ही काला बना दिया है। नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। हमारे गांव के पास भी कम से कम 6-7 गांव इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। सभी गांव में पानी इतना दूषित हो चुका है, सभी गांव के लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। ये गांव के पूर्व प्रधान योगेंद्र सिंह हैं। इनके परिवार के 4 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। खुद योगेंद्र भी इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दूषित पानी की वजह से इन्हें ये बीमारी हुई है। कैंसर की वजह से इनके गले की आवाज भी नहीं निकल पाती। 10-15 साल पहले तक
गांव में पानी की वजह से लोग बीमार नहीं होते थे, लेकिन आज हर दूसरे घर में एक मरीज है। यहाँ पे कई मरीज हैं, कैंसर से पीड़ित हैं और हमारे गांव में लगभग हर तीसरे चौथे घर में कैंसर के कई मरीज हो चुके हैं। सरकार को हमें ये चिंता है अपने बच्चों के बारे में, इस तरफ कोई कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। नदी में फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला कचरा आकर मिलता है। नदी की दशा सुधारने के लिए नीर फाउंडेशन संस्था लगातार प्रयास कर रही है। संस्था की कोशिशों के बाद सरकारी अधिकारियों ने पानी के नमूनों की जांच कराई, जिसमें पानी में खतरनाक तत्वों की मौजूदगी पाई गई। हमारी संस्था काली नदी किनारे बसे समाज के साथ मिलकर पिछले 1 दशक से नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास कर रही है। नदी में बहते जल को कई बार हमने टेस्ट कराया है, उसमें जो भारी धातु और कीटनाशक मिले हैं उन सब की रिपोर्ट हमने कई बार सरकारों को भेजी है। इसके किनारे जो बसा समाज है वो भी पूरी तरह प्रभावित है। नदी किनारे बसा समाज अब उजड़ने की कगार पर है। गंगा की छोटी बहन काली नदी मरने की स्थिति में है। गांव के लोग परेशान हैं कि काली को फिर से साफ सुथरा बनाने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जो रिपोर्ट आप देख रहे थे वो काली नदी से जुड़ी हुई थी, जिसके पानी को शहरों और फैक्ट्रियों की गंदगी ने बेहद प्रदूषित कर दिया है और सरकार की अनदेखी की वजह से नदी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी समस्या से जूझ रहे हैं या आपके आसपास ऐसी कोई खबर है जो आप समझते हैं कि दिखाई जानी चाहिए, तो आप भी बन सकते हैं सिटीजन रिपोर्टर और भेज सकते हैं अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज़ @rstv.nic.in पर। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।